Hey guys, hello, a very warm welcome back to my channel Aman Onjo. So as you guys can see from the title, so today we are going to start up with Indian economy, and this is very much SSC oriented. And if you are also preparing for UPSC, okay, or other exams, so this video is going to be very helpful for you. So I've already created a video where I told you guys that how SSC changed the pattern, okay. तो आप उसको जाकर एक बार देखिए, देखेंगे तो वहाँ पे जीके का पोर्शन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और अब टीयर 2 में स्पेशली जीके को अच्छे से इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो मैंने आप लोगों को एक प्रॉमिस किया था दैट आई स्टार्ट अप विद द जीके सेक्शन, तो मैं एक ऐसे टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ जो कि यूट्यूब पे ज़्यादा मिलता ही नहीं है, ठीक है। वो भी कंप्लीट, ये जो होने वाला है वाला वीडियो, ये आप लोगों का एक कंप्लीट क्रैश कोर्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा जो जो आपको पढ़ना है। वीडियो में सीरीज़ के फॉर्म में रहेगा, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितना भी चलेगा, ठीक है। लेकिन एक क्रैश कोर्स रहेगा, तो आप उन वीडियोस को देख लेंगे, आपकी पूरी कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी मैं करवा दूँगी, ठीक है। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, और आपको जितना पता होना चाहिए उतना पता लग जाएगा। बाकी हम लोग, मैं एक और सीरीज़ शुरू करूँगी विच इज़ फॉर द ल्यूसेंट जी के, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ल्यूसेंट की भी सीरीज़ शुरू करूँगी, पहले तो मैं इस पर कंप्लीट कर दूँगी, ये सब कुछ इस पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ अलग पढ़ाऊँगी और कुछ रह जाएगा, ठीक है। ल्यूसेंट में बहुत टॉपिक्स डीप में होते हैं विच वी डोंट वांट। हम लोग एसएससी के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करने वाले हैं, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो कि बहुत ही बैलेंस्ड होगा। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को इस पूरे आज की जो लेक्चर है मेरा, इसमें मैं आप लोगों को ये सब अच्छे से कंप्लीट करा दूँगी। आज से ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग यहाँ से इस सीरीज़ को देखना शुरू कर सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी कैसा टॉपिक है जिसकी मेरे को खुद व्हेन आई वाज स्टडिंग, अब तो मेरे पास सब कुछ है, नोट्स वगैरह एक्सेट्रा, बट व्हेन इट वाज लाइक आई वाज अ फ्रेशर, तो मेरे को कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं मिल रही थी ऑनलाइन जो कि मेरे को अच्छे से ये बता सके इंडियन इकोनॉमी क्या है एक फ्री मोड में, ठीक है। आप पे कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ही बात है, पेएबल तो आपको बहुत चीज़ें मिल जाएगी, बट एक फ्री मोड में जिससे कि सब स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके, वो चीज़ नहीं थी। लेकिन अब आपको इस चैनल पे एक्सक्लूसिवली सब कुछ मिलेगा, जिससे आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से, इवन आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे उस लेवल तक मैं लेके जाऊँगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन, एंड ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम यू गाइस इज टू जस्ट गो सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ग्रो, ठीक है। और बाकी अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक छोड़िए ताकि मुझे पता लगे आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं, यू आर एंजॉइंग द वीडियोस एंड आई फील मोटिवेटेड टू क्रिएट मोर, ओके। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, ओके। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इसका कुछ भी नहीं पूछेंगे, लेकिन एक क्रैश कोर्स है तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक साइंस की ब्रांच है, साइंस ऑफ ह्यूमन है, इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी को स्टडी करते हैं कि उनका इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। अगर हम कस्टमर की बात करें तो कस्टमर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए होती है कस्टमर से, दैट इज़ सेटिस्फैक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा हाई होनी चाहिए, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट से, हमारी सर्विसेज से, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसर से हमें क्या चाहिए, प्रोड्यूसर से हमें ये चाहिए कि प्रोड्यूसर का जो है प्रॉफिट अच्छे से हो जाए, है ना, ये चाहिए ना हमें, प्रॉफिट प्रोड्यूसर का अच्छे से हो जाए। और सोसाइटी से क्या चाहिए हमें, सोसाइटी से हमें चाहिए कि सबसे ज़्यादा वेलफेयर हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है। तो इकोनॉमिक्स इन चीज़ पे फोकस करता है कि हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो रिसोर्सेज है दैट आर लिमिटेड, तो इन लिमिटेड रिसोर्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इस चीज़ को कौन फोकस करता है, इस चीज़ पे इकोनॉमिक्स, ओके। तो आई होप दैट इतना आप लोग को क्लियर हुआ है कि इकोनॉमिक्स है क्या एज अ ब्रांच, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि हमने इकोनॉमिक्स समझ लिया है कि क्या है, तो अब हम अच्छे से अब अपने काम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो लेट अस स्टार्ट विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक देखो कुछ टर्म्स होती हैं, एक तो होता है इकोनॉमिक्स जो कि हमने एक स्टडी बताया आप लोगों को, एक होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, इट इज़ अ बेसिकली अ काइंड ऑफ अ रेगुलेटेड सिस्टम, ठीक है। एक रेगुलेटेड सिस्टम होता है ये, और रेगुलेटेड सिस्टम कैसे होता है, इसको रेगुलेट किया जाता है जिससे कि मीन्स एंड वर्क प्रोवाइड किया जाता है टू अर्न लिविंग, ठीक है। इससे हम एक लिविंग को अर्न कर रहे हैं, तो लिविंग को अर्न करने के लिए मीन्स एंड वर्क प्रोवाइड किया जाता है, ओके।
तो जितनी भी हमारे सम टोटल ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, सम ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनका सम टोटल टेकिंग प्लेस इन अ डिफाइंड एरिया, एक डिफाइंड एरिया है, उसके अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस आप लोगों के हो रहे हैं, ठीक है, उसका सम टोटल, एंड दैट इज़ रेगुलेटेड बाय आइदर गवर्नमेंट एंड थ्रू द लॉज ऑफ द डिफाइंड एरिया। ओके, तो अब डिफाइंड एरिया यहाँ पे कंट्री हो सकता है, जैसे कि हमारे अगर अब इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहा है तो इंडिया एज अ कंट्री, ठीक है, क्या क्या सम टोटल ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स है। हम लोग अभी जीडीपी, एनटीपी, ये सब चीज़ें भी पढ़ेंगे तो उसके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अगर बोलूँ कि अगर मेरे को इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ग्रोथ चाहिए इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक ग्रोथ मेरे को कैसे मिलेगी, ग्रोथ मेरे को कब मिलेगी, जब हमारी कोई भी चीज़, ग्रोथ क्या होता है, जब कोई इंक्रीज़ हो रहा है या फिर एक उसमें इंक्रीज़ हो रहा है, कैसे, क्वांटिफाइबल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर मान लो, मैं एग्जाम्पल मान लो हमारा जो इनकम है, इंडिया का इनकम है, इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, या हमारा जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या है, ये सब एक क्वांटिफाइबल इंक्रीज़ है, राइट। सो दिस इज़ द इकोनॉमिक ग्रोथ विच फोकसेज, बेसिकली इट फोकसेज ऑन द नेशनल इनकम, ठीक है, आप कह सकते हैं नेशनल इनकम में जो भी ग्रोथ है दैट इज़ योर इकोनॉमिक ग्रोथ। इतनी बात क्लियर हो रही है। ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताने थे। और एक और पॉइंट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इस इंक्रीज़ का जब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है इस इंक्रीज़ का, यानी कि हमारा जो डिफाइंड एरिया है दैट इज़ ग्रोइंग इकोनॉमिकली। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें अगर आपको इंक्लूड करना है तो आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आप इंक्लूड कर सकते हो जैसे कि मान लो पोवर्टी का रिडक्शन होना इज़ अ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। बाकी एक रिडक्शन होना अनएम्प्लॉयमेंट का रिडक्शन होगा, यानी कि एक इंक्रीज़ हो रहा है एम्प्लॉयमेंट में, है ना। ऐसे ही इंक्रीज़ होना जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। एंड टू बी मोर प्रिसाइज ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो रही है इतनी बात, ठीक है। अगर क्लियर हो रही है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। अब हमने बेसिक टर्म्स को डिस्कस कर लिया है, अब हम आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, द टॉपिक इज़ नेशनल इनकम, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होता है, इस पर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि जीडीपी, जैसे कि जीएनपी, ठीक है, जैसे कि एनडीपी एंड जैसे कि एनएनपी, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, नेशनल इनकम है, ठीक है। क्या क्या होता है इनकम, मतलब क्या क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जीडीपी का मतलब होता है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी का मतलब क्या होता है, जीएनपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। एनडीपी का मतलब क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एनएनपी का मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इन सब के बारे में हम लोग अभी जल्दी से डिस्कस करेंगे। एंड जल्दी से नहीं, बट मेरे को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप लोगों को डिस्कस कराना था, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो मैं इसको एक अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप लोगों को डिस्कशन इसके अंदर करना चाहूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कशन में जो मैं लेने वाली हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा टर्म होता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंक्लूसिव टर्म होता है, ठीक है, बहुत चीज़ों को ये इंक्लूड करता है, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं इसमें आप लिख सकते हो कि सम टोटल ऑफ मॉनेटरी प्राइस या फिर मॉनेटरी वैल्यू लिख सकते हो, जिसको हम प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है, नॉट प्राइस, प्राइस, ठीक है, ऑफ ऑल द गुड्स, ऑफ ऑल
गुड्स एंड आई एम राइटिंग दिस बिकॉज ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मैं लिख रही हूँ ताकि आप लोग इसका एक नोट बना सकें। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सर्विसेज विच इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट, ओके, within the geographical, within a geographical boundary, ठीक है, of a country, of a country, ठीक है, in a year, ठीक है, ओके। इतनी बात अगर आप लोग को क्लियर होती है कि ये क्या है, एक सम टोटल है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू क्या है यहाँ पे, प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड द सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज इन द फाइनल फॉर्म विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, ठीक है। अब ये ईयर जो है ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हमारा, फाइनेंशियल ईयर हमारा जो स्टार्ट होता है दैट इज़ गोइंग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April to 31st of March। दिस इज़ अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इस तरीके से काउंट होता है। कभी भी 31st of March to 1st of April मत लिख देना, एक ही दिन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम 1st of April to 31st of March। दिस इज़ अ फाइनेंशियल ईयर एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो, ठीक है। मैनी पीपल डोंट नो दिस। अब मैं आपको एक चीज़ और एक बता रही हूँ जीडीपी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कैलकुलेशन के बारे में कि जीडीपी को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। एक होता है फैक्टर कॉस्ट मेथड, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट मेथड में क्या होता है, इस फैक्टर कॉस्ट मेथड में जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसको हम जीडीपी एफसी लिखते हैं, ठीक है। जीडीपी एफसी होता है कि इसमें हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन्वॉल्व करते हैं इन जीडीपी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ओके। एंड एक होता है जीडीपी इन मार्केट प्राइस, मार्केट सेकंड पॉइंट है जीडीपी इन मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस पे कैसे लिखेंगे हम, जीडीपी इन एमपी, मार्केट प्राइस। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी मार्केट प्राइस है जिसमें कि हमारा आपका फैक्टर कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, प्लस आपका टैक्स इन्वॉल्व हो रहा है जो कि टैक्स लग रहा है, एंड माइनस सब्सिडीज़, जितनी भी सब्सिडीज़ जो कि गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है उनको माइनस करना है, टैक्स को ऐड करना है इन द फैक्टर कॉस्ट, तो मार्केट प्राइस पे जो कि अभी हमारा चलता है, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं हम जो कैलकुलेट करते हैं जिसके बेसिस पे किसको, जीडीपी को। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, पर थोड़ा सा इसको पेज चेंज कर लेता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताती हूँ, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, देखो इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि लैंड आ गया आपका, ठीक है। आपको क्या क्या चाहिए, कुछ भी चीज़ अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, लैंड चाहिए, आप लोगों को लेबर चाहिए, और क्या चाहिए आप लोगों को, एक कैपिटल चाहिए, राइट, कैपिटल चाहिए, और क्या चाहिए होगा आपको, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, ठीक है। और एक मैनेजमेंट चाहिए, जो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट करेगा पूरे काम की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को चाहिए होती है कब भी। तो इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करने के बाद जो जीडीपी प्रोड्यूस होगी दैट इज़ गोइंग टू बी द जीडीपी ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो देखो एक टर्म आती है जिस टर्म को हम बोलते हैं रियल जीडीपी। क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्या होता है, अभी क्या बला है, ठीक है। रियल जीडीपी क्या होता है कि हम इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे जो होता है ना, ये जो मैंने अभी आप लोग को बताया, क्या बताया अभी मैंने आप लोगों को अभी मैंने ये बताया ना, मैंने आपको ये जीडीपी का ये जो कैलकुलेशन ये सब हो रहा है, ठीक है। इसमें हमने इन्फ्लेशन को इन्वॉल्व नहीं करा है अगर आप लोगों ने देखा हो तो, लेकिन इन्फ्लेशन इज़ अ रियल थिंग विच इज़ हैपनिंग एवरी टाइम एवरी मिनट, ओके। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो अभी तो इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन जो होता है वो हमने इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन रियल जीडीपी में हम लोग इन्फ्लेशन के चेंजेस को भी एडजस्ट करके उनको कंसिडरेशन में लेते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इट इज़ अ जनरल राइज इन द लेवल ऑफ प्राइस, ओके, जनरल राइज इन द प्राइस लेवल, ओके। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट से, एक कांस्टेंट प्राइस से हम लोग अभी का जो रियल प्राइस है उसको कंपेयर करेंगे, सो उससे हम लोगों को एक रियल जीडीपी निकल के आएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं कोई भी प्रोडक्ट ले लेती हूँ, मान लीजिए मेरे पास पेन है,
ठीक है, मेरे पास ये पेन है और मैं इस पेन का एक एनालिसिस करूँगी, ठीक है, जिसमें कि मैं ईयर वाइज इसका क्या देखूँगी, प्राइस देखूँगी, क्या क्या प्राइस में चेंजेस आए हैं, ठीक है, और क्या क्या क्वांटिटी जिसमें वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, और उसका जीडीपी क्या रहा है, उससे जीडीपी जो डिराइव हुआ है वो क्या रहा है। इन सब चीज़ों को जब मैं देखूँगी, मान लो मैंने ईयर लिया है हमारे पास 2010 एंड 11 का, ठीक है, फिर मैं ले रही हूँ 11 to 12 का, फिर मैं ले रही हूँ से 15 to 16 का, फिर मैं ले रही हूँ से 20 to 21 का। इतना हम डेटा देखते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर मैंने इसका प्राइस देखा तो इसका प्राइस पहले था 5 रुपये पेन का, फिर ये बढ़कर हो गया 6 रुपये, फिर ये हो गया 8 रुपये और फिर ये हो गया 10 रुपये, ठीक है। क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई थी वो थी 20, वो थी 18, वो थी 17, वो थी 15। अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ों को समझने के लिए, जो कि आपको अभी समझ आएंगी। अब अगर आप देखोगे तो आप जीडीपी कैसे कैलकुलेट करोगे, आप देखोगे कि प्राइस और क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 20 क्वांटिटी है, प्राइस इसका 5 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल के आएगा, यहाँ पे 100 मिल के आएगा, ठीक है, यानी कि 100 रुपीज़ की जीडीपी इसने यहाँ पे प्रोड्यूस की थी, ठीक है। अब ये देखो क्वांटिटी कम होती जा रही है, प्राइस बढ़ता जा रहा है ना, तो क्वांटिटी कम हो रही है। अब यहाँ पे 18 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है, 18 इंटू 6 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 108 मिलेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ आया, राइट। ऐसे ही यहाँ पे आपको मिलेगा 136 और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 150। तो आप देख रहे हैं कि जीडीपी में एक इंक्रीज़ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि हमारा जो एक पैटर्न है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा, इसमें हम लोगों ने क्या किया, हमने इसमें इन्फ्लेशन को भी कंसिडर किया है। सो दिस इज़ अ रियल जीडीपी, ठीक है। जीडीपी ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, उस चीज़ का हमको पूरा आइडिया यहाँ से लग जाता है। अब मैं आप लोगों को एक टर्म और बताती हूँ जिसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, इज़ व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द जीडीपी आफ्टर यूजिंग द मॉनेटरी वैल्यू फॉर द करेंट प्राइस। एक करेंट प्राइस की मॉनेटरी वैल्यू होती है, राइट। तो मॉनेटरी वैल्यू जो कि सारी गुड्स एंड सर्विसेज कि हम निकाल रहे हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ करेंट प्राइस, ठीक है। तो करेंट प्राइस क्या होता है, करेंट प्राइस होता है जिसमें कि हम इन्फ्लेशन वगैरह सब चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। अब जैसे कि इसमें आप करेंट प्राइस लेके चल रहे हो, आप एक कांस्टेंट प्राइस लेके नहीं चल रहा है ना। आपने ये थोड़ी बोलते कि भैया हर साल में 5 रुपये का ही पेन प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं, 6 रुपये हो रहा है, 8 रुपये हो रहा है, फिर 10 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो हम एक करेंट प्राइस को लेके चल रहे हैं, तो दिस इज़ अ नॉमिनल जीडीपी। क्लियर, आई होप दैट दिस मच इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, आप लोगों को इन सब के बीच में कोरिलेशन बताती हूँ। ये जीडीपी, जीएनपी, एनपीपी, इनमें कोरिलेशन क्या है, किस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंसेप्ट समझ में आएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। आपके पास जीडीपी है, ठीक है। अच्छा, जीडीपी क्या है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है एक प्रोडक्शन कर रहा है, कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है। क्या कर रहा है ये, प्रोडक्शन इन इंडिया, क्लियर, प्रोडक्शन इन इंडिया। तो इससे एक चीज़ निकल के आती है हमारे पास, एनडीपी। क्या निकल के आ रही है, एनडीपी। एनडीपी क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। हमें एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल रहा है, ओके। एक टर्म आती है एनएनपी, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। और एक आती है जीएनपी, ठीक है। जीडीपी से एनडीपी भी निकल रहा है, जीएनपी भी निकल रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ओके। अब इसमें जब हम जीडीपी में क्या ऐड करते हैं, जब हम जीडीपी में ऐड करते हैं NFIFA। व्हाट इज़ NFIFA, नेट फैक्टर फॉर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो अब्रॉड से इनकम आ रही है वो भी इंक्लूड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है जीएनपी। और अगर जीएनपी में देखो, यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इंक्लूड किया तो मुझे क्या मिला, एनडीपी मिला, राइट, कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, अब मैंने जीएनपी में क्या इंक्लूड करा, मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा, यहाँ पे मैंने माइनस कर दी डेप्रिसिएशन, है ना। डेप्रिसिएशन माने कि रिडक्शन इन प्राइस, ठीक है। तो मैंने अब अगर डेप्रिसिएशन को ऐड किया तो मेरे को क्या मिल रहा है, एनएनपी मिल रहा है, विच इज़ द नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेरे को नेट नेशनल प्रोडक्ट कब मिल रहा है, जब मैं डेप्रीसिएशन को माइनस कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो साइन बनाया है, तो आप इन साइन को ठीक से देखना, यहाँ पे प्लस किया है, ठीक है।
इधर भी आप एक माइनस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन। तो अगर आप डेप्रिसिएशन को नहीं इंक्लूड करेंगे तो एनडीपी मिलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको क्या लेना है, एनएफआईएफए यहाँ पर भी इंक्लूड कर लेंगे। अगर हम जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करके एनएफआईएफए इंक्लूड कर देंगे तो हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट उससे मिलेगा। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो नेट होता है वो हमेशा ग्रॉस से कम होता है ना। तो ये एक बेसिक नॉलेज है, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आपको ये चार्ट समझ आया है, ठीक है, तो आप लोग आगे की चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज़ योर मनी, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग। तो मनी और बैंकिंग में क्या होता है भैया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे एक की फैक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। अब हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि फिस्कल क्या होता है, ठीक है। फिस्कल क्या होता है, फिस्कल क्या होता है, मनी एंड बैंकिंग, मनी कितना आ रहा है ना, फिस्कल पॉलिसी, मनी एंड बैंकिंग पॉलिसीज़ हम जब बोलते हैं तो उसको हम नाम देते हैं फिस्कल पॉलिसीज़, राइट। तो ये एक एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं देखो सबसे पहले जो बात करने वाली हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन मनी। मनी क्या है, ठीक है, एनी आइटम रिकॉर्ड और एक्सेप्टेबल फॉर पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो एक्सेप्टेबल फॉर डिफर्ड पेमेंट। मनी होता क्या है, इट इज़ अ आइटम, ओके, और अ रिकॉर्ड, ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल एज अ पेमेंट, दैट इज़ मनी। देखो पहले के टाइम में वो चलते थे सोने के सिक्के, राइट, या फिर लोहे के सिक्के। अब हमारे पास एक नोट चल रहा है जिसको हम प्रोमिसरी नोट भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत डायनामिक्स होते हैं इन चीज़ों के। प्रोमिसरी नोट चलता है अब रुपीज़ के, 1000 थे पहले, अब नहीं है। तो इट इज़ अ प्रोमिसरी नोट, ठीक है, ये एक प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, ये एक ऐसा नोट है जिसमें क्या कर रहा है, जो देने वाला बंदा है, ठीक है, जो लेने वाला बंदा है, वो एक प्रोडक्ट, जैसे कि मान लो एक प्रोडक्ट के एक्सचेंज में मनी दे रहा है वेंडर को, राइट, मनी दे रहा है, एक प्रोमिसरी नोट दे रहा है, वो प्रॉमिस कर रहा है, ये वाला बंदा ये प्रॉमिस कर रहा है, क्या प्रॉमिस कर रहा है, कि मैं आपको आरबीआई से निकाल कर इसके इक्विवेलेंट वैल्यू जब भी आपको चाहिए मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको दूंगा। सो इट इज़ अ प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। इसको अर्लियर क्या होता था कि जितना प्रॉमिसरी नोट्स बनाए जाते थे ना उतना ही गोल्ड होता था, ठीक है, आरबीआई के पास, ठीक है। अब जब से क्या हुआ, फॉरेन से आपका ये आपका है यूनाइटेड नेशंस वगैरह, इनका जब से आया कि भाई आप लोगों को पूरा गोल्ड नहीं रखना है, पहले 80% बोल दिया, 50% बोल दिया, फिर 20% बोल दिया कि आपको, आप अगर आप 100 नोट निकाल रहे हो तो उस पर से आपके पास सिर्फ 20 रुपये की वैल्यू जो है आरबीआई में होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो होगी आप वो डॉलर से कन्वर्ट कराओगे। तो उससे क्या दिक्कत हो गई कि अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि पहले 100% वैल्यू होती थी, यानी कि प्रोमिसरी नोट एक्चुअल में प्रोमिसरी था, अगर आपको इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू चाहिए तो आपको आरबीआई देगा। लेकिन अब अगर आप जाने बैठोगे तो आपको इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू जो है वो आरबीआई नहीं दे पाएगा, बिकॉज उसके पास इतना गोल्ड है ही नहीं, लेकिन प्रोमिसरी नोट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत सारा किया जा रहा है, ये बाहर से जैसे कि यूनाइटेड नेशंस वगैरह से हम लोगों को कॉन्टैक्ट हुआ है, तो उसके बाद ये चीज़ बहुत ही गड़बड़ हो गई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर से ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया है कि प्रोमिसरी नोट का क्या मतलब होता है। जो नोट्स हम अभी यूज़ करते हैं, आपको एसएससी के तरीके से एक चीज़ और याद रखनी है। एसएससी में ना वो लोग ये पूछ लेते हैं नोट्स जो होते हैं प्रोमिसरी नोट्स हमारे, तो उनके पीछे किस चीज़ की फ़ोटो बनी हुई है। लाइक 500 वाले नोट के पीछे अगर सांची स्तूपा है, राइट, तो सांची स्तूपा की वैल्यू मतलब पूछ सकता है वो कि क्या बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही 2000 के नोट के पीछे जैसे कि मंगलयान बना है ना, तो वो पूछ सकते हैं कि मतलब क्या बना हुआ है। तो आप एक बार सब नोट्स को देखिए पीछे से क्या बना हुआ है, एंड यू हैव टू नो दीज थिंग्स के क्या बना हुआ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए उतना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है, मनी, ठीक है। तो मनी से पहले हम लोगों को पता है एक सिस्टम होता था जिसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, है ना। तो ये जो बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम इज़ लाइक
एक एक कोई भी प्रोडक्ट होता था, उसके बदले में एक प्रोडक्ट होता था। जैसे कि मान लीजिए एक बंदा है, एक यहाँ पे है, 2 लोग हैं, ठीक है। इस वाले बंदे को क्या चाहिए, इस वाले को राइस, इस वाले को राइस चाहिए और इस वाले को वीट चाहिए, ठीक है। इसके पास ऑलरेडी वीट अवेलेबल है, इसके पास ऑलरेडी थोड़े से राइस अवेलेबल है जो कि इसको नहीं चाहिए, राइट। तो अब देखो इसके पास वीट है और इसको वीट चाहिए, तो ये इसको वीट दे देगा और बदले में इसको क्योंकि राइस चाहिए था और इसके पास राइस था तो वो इसको राइस दे देगा, ये इसको वीट दे देगा, ये वापस से इसको राइस दे देगा। तो इससे क्या हो गया, एक एक्सचेंज हो गया दोनों में, दोनों की नीड्स फुलफिल हो गई, ठीक है। और दोनों का एक प्रोडक्ट में एक्सचेंज हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते थे, ठीक है। अच्छा, अब ये बार्टर सिस्टम पुराने ज़माने में चलता था। अब इसका एक ड्रॉबैक था बहुत तगड़ा। वो क्या ड्रॉबैक था कि इसमें आपको कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स चाहिए थी, यानी कि दोनों ही लोगों को इसके पास वीट है, इसके पास राइस है, ठीक है। और इसके पास वीट है तो इसको वीट की ज़रूरत होनी चाहिए, इसके पास राइस है तो इसको राइस की ज़रूरत होनी चाहिए, बदले में जो इसको चाहिए वो इनके पास होना चाहिए। लाइक अगर मेरे को एप्पल चाहिए, आपको बनाना चाहिए, ठीक है, और आपको बनाना चाहिए जो कि मेरे पास है, और मेरे को एप्पल चाहिए जो कि आपके पास है, तो हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। तो वो एक नीड्स का कोइंसिडेंस आना चाहिए। अब मान लो अगर मेरे को चाहिए ग्रेप्स, ठीक है, मैंने बोला है कि मुझे चाहिए ग्रेप्स, आप कह रहे हो भैया मेरे पास तो है पाइनएप्पल, ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास पाइनएप्पल है, मेरे पास ग्रेप्स नहीं है। तो अब क्या करोगे, अब हम लोग एक्सचेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी नीड्स जो है वो कोइंसाइड ही नहीं कर रही हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक होता था, इसलिए सिस्टम को बहुत जल्दी बंद, मतलब पहले तो बहुत चलता था, जल्दी तो नहीं बंद किया, बट या इट इज़ अ ड्रॉबैक सिस्टम, और इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद बार्टर सिस्टम जो था, उससे क्या हुआ, एक तो एक और चीज़ हुई थी, उसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम होती थी, राइट, डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम होती थी। जैसे कि अगर मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को आधा चाहिए भैया, ठीक है, आपने मेरे को पूरा दे दिया, मेरे को तो आधा चाहिए था, बट उसको पूरा चाहिए था, उसको क्वार्टर चाहिए था, तो कैसे डिवाइड करें चीज़ों को, तो वी कैन नॉट डू दैट, राइट। सो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रोडक्ट को ही मनी कहेंगे, ठीक है, बार्टर सिस्टम है, क्योंकि हमने क्या करा है, इससे हमारी नीड्स फुलफ़िल हो रही है, ठीक है, जब तक जितनी भी नीड्स हो रही है फुलफ़िल हो रही है, ठीक है, तो वो एक मनी की तरह एक्ट करेगी। हम ये नहीं बोल सकते कि भैया वो मनी नहीं था, या एक नोट ही होना चाहिए जो मनी होगा, या एक कॉइन होना चाहिए जो मनी होगा, नहीं। एज सुन एज इट इज़ होल्डिंग लाइक अ वैल्यू, ठीक है, वैल्यू वो होल्ड कर रहा है, और एक एक्सेप्टेबल चीज़ है, वो एक आइटम भी हो सकती है, एक रिकॉर्ड भी हो सकता है, ठीक है, फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज को पे, एक तरीके से उसका पेमेंट, एज अ पेमेंट वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। उसमें आपका एक लोहे का सिक्का भी हो सकता है, बट अगर उसको एक्सेप्टेबल मोड मान लिया है तो उसकी अपना आप ही वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब पुराना 500 का नोट था, उसके अब कोई वैल्यू है नहीं है, इट्स अ मनी बट इट डजेंट हैव वैल्यू, बिकॉज वो एक एक्सेप्टेबल चीज़ अब नहीं रही है, ठीक है। जब तक एक्सेप्टेबल रहेगी तब तक वैल्यू रहेगी। अच्छा, अगर मैं मनी को एक ब्रॉड टर्म में देखूं तो मनी क्या क्या काम करता है हमारे लिए। मनी एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है हमारे पास। मनी इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू, ये एक वैल्यू होल्ड करता है, ठीक है। एक की 20 रुपये की वैल्यू, एक की 100 रुपये की वैल्यू है, तो वैल्यू जो है डिफ्रेंशिएट होती है, वैल्यू कुछ होल्ड करता है। ये इससे स्टोरेज होता है वेल्थ का, स्टोर वेल्थ, ठीक है। और इट इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इट इज़ अ मोड ऑफ पेमेंट, राइट। किसी को पे करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, राइट। मनी इज़ नॉट ओनली द नोट्स एंड कॉइन्स यू सी, मनी कुड बी गोल्ड ऑल्सो, क्योंकि गोल्ड इज़ ऑल्सो अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट हैज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू, इट कैन स्टोर वेल्थ एंड इट इज़ यूज्ड एज अ डेफर्ड पेमेंट। तो हम जो भी इन क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करेगा उस चीज़ को मनी बोलेंगे, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे क्राइटेरिया लिख देती हूँ, क्राइटेरिया कि हम किस चीज़ को मनी बोलेंगे, ठीक है। इसमें आप गोल्ड भी इंक्लूड करते हैं और इसमें हम लोग करेंसीज भी इंक्लूड करते हैं, विच इज़ योर कॉइन्स एंड एक्सेट्रा, लाइक, ओके। तो गोल्ड को एक्चुअली गुड मनी भी बोला जाता है और करेंसी को बैड मनी बोला जाता है। मैं बताऊँगी क्यों, और मैं बताऊँगी क्यों आप लोगों को डे टू डे लाइफ में एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, राइट। तो उस चीज़ को भी हम लोग अभी कंसिडर करेंगे, ठीक है। वाई इज़ इट कॉल्ड अ गुड मनी, गोल्ड गुड मनी क्यों है और करेंसी बैड मनी क्यों है इन जनरल सेंस, ठीक है, क्यों है। देखो, गोल्ड जो होगा ना वो आपको हमेशा जो है उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा ना
वो आपका कम होगा, मतलब कम में इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन जो रिटर्न्स मिलेंगे ना वो ज़्यादा मिलेंगे, अपार्ट फ्रॉम द टाइम कि आप उसको तब ना आप लेंगे, देखो खरीदेंगे कब, जब उसका प्राइस होगा कम, और आप उसको बेचेंगे कब, जब उसका प्राइस होगा ज़्यादा। तो आपको जो रिटर्न मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी हायर, राइट। और ये इन्फ्लेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, इन्फ्लेशन का फैक्टर इसमें कंसिडर करते हैं हम लोग। वेयर एज जब मैं मनी की बात करती हूँ, तो सॉरी मनी नहीं, करेंसी की बात करती हूँ, करेंसी में क्या होता है, देखो अगर मेरे पास 2,000 रुपये हैं, ठीक है, अब ये 2,000 रुपये मैंने अपने घर में रख लिए, ठीक है, फिर मेरे पास 2,000 और आए, तो मैंने वो भी अपने घर में रख लिए, मैंने उसको इन्वेस्ट नहीं करा कहीं पे, सिर्फ रख लिया, रख पड़े हैं बस वो। अच्छा, अब मैं अगर इसको 3 साल बाद लूँगी, तो क्या इस 2,000 की वैल्यू में कोई इंक्रीज़ होगा? नहीं। आप बोलोगे सेम रहेगी, लेकिन सेम भी नहीं रहती है, बिकॉज ये एक्चुअल में डिक्रीज़ होती है। ये अब 2,000 की वैल्यू जो पहले वाला 2,000 था उतनी नहीं रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब 3 साल बाद इन्फ्लेशन भी तो हो गया होगा, है ना, तो इसकी वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से इस 2,000 की वैल्यू रिड्यूस होगी, तो मेरे घर में रखा हुआ पैसे की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अगर मेरे पास एक पैकेट था, वो पहले ₹1 में मिल जाता था, अब वो मेरे को 3 साल बाद अगर ₹5 में मिल रहा है, तो ये जो इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है, अब मैं इस ₹1 में तब एक पैकेट खरीद सकती थी, लेकिन अब इस एक के मेरे को 5 कॉइन्स चाहिए होंगे, तब मैं ये सेम पैकेट खरीद पाऊँगी। तो इसका मतलब इस ₹1 की वैल्यू घटी है ना, तो ऐसे ही इस 2,000 की वैल्यू घट जाएगी। अब अगर मैं घर लेने जाऊँगी, अगर मैं पहले 2,000 का घर ले लेती, अब मैं 2,000 का नहीं ले पाऊँगी, अब मैं 20,000 का ले पाऊँगी, ठीक है, तो मेरे को इसके 10 नोट चाहिए होंगे अब। तो इसकी जो एक की पहले वैल्यू थी, अब वो बराबर हो गई आपके 10 नोटों की, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो मेरे घर में पैसा रखा है वो कम होगा। लेकिन गोल्ड, अगर मैंने 3 साल पहले गोल्ड मान लो ₹1,000 का लिया था, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, ₹1,000 का लिया था, अब 3 साल बाद वो मेरे को ₹3,000 का बिक रहा है, उसकी वैल्यू 3 टाइम्स बढ़ गई 3 साल में, ठीक है। वो कभी भी कम में नहीं बिकेगा, कभी भी आप ये नहीं बोलोगे मैं 3 साल बाद गोल्ड बेचा और वो मेरे को ₹5 में बिका, ऐसा कभी होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन मैनी फैक्टर्स। अगर एरिया ज़्यादा अच्छा नहीं है तो उसमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है, उसको वापस से जब आप रीसेल करेंगे तो आपको रिड्यूस्ड वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आप एक अच्छी जगह प्रॉपर्टी पे बाय कर रहे हैं तो आपको उसको इंक्रीज वैल्यू मिलेगी, विच इज़ गोइंग टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो कभी भी घर में पैसा ना रख कर उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड बीइंग द सेफेस्ट ऑप्शन, ठीक है, तो इन्वेस्ट कर दो। अच्छा, ऑल्सो मनी की कब आपकी वो मॉनेटरी वैल्यू भी ख़त्म हो जाए, वी डोंट नो। हमने डिमोनेटाइजेशन देखा था, आपके घर में 2,000 के, आपके घर में 1,000 के नोट है मान लो, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन हो गया, वैल्यू खत्म, तो इट डजेंट मैटर। लेकिन गोल्ड को कभी कोई नहीं बोलेगा भैया अब गोल्ड की वैल्यू नहीं है, गोल्ड की हमेशा वैल्यू रहेगी, राइट। और मकान की, प्रॉपर्टी की भी जो वैल्यू इंट्रिंसिक है वो रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है कि हम गुड मनी और बैड मनी क्यों बोलते हैं और क्यों आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको करेंसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। करेंसी, तो करेंसी क्या होता है ना, ये कॉन्क्रीट मीडियम होता है। सबसे पहली बात तो कि आप इसको हाथ में फिजिकली होल्ड कर सकते हैं, कॉन्क्रीट होगा, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मनी, इसको हम लोग मनी कहते हैं, ठीक है, मनी कहते हैं। करेंसी जो होती है सर्कुलेशन में हमें दिखेगी, ठीक है। ये एक लीगल टेंडर होता है। क्या होता है ये? एक लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को प्रॉमिसरी नोट का कंसेप्ट बताया था, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट क्या है? ये एक लीगल टेंडर है कि भैया आपको इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू मिल जाएगी जब भी आप आरबीआई के पास जाएंगे, ठीक है। तो लीगल टेंडर में आपका प्रॉमिसरी नोट्स आ गया, आपके चेक्स आ गए, ठीक है, चेक्स आ गए आपके, और आपका क्या आ गया? डिजिटल करेंसी भी आ गई, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉमिसरी होता है। प्रॉमिसरी नोट्स, चेक्स, डिजिटल करेंसी सब एक लीगल टेंडर है। आपको लीगली ये बता देगा कि भैया यू वुड बी एलिजिबल टू गेट द इक्विवेलेंट वैल्यू, ठीक है, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट इज़ कैश? व्हाट इज़ कैश? अच्छी अच्छी टर्म्स है, मैं बता रही हूँ, देखो ये आप लोगों को पता लग जाएगा आज से, आप लोगों के डेली यूज़ में भी, बिकॉज मैंने देखा है मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम आई थी। मैं एक साइंस की ग्रेजुएट हूँ, एक मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ था कि मैं मेडिकल फील्ड से थी, मेडिकल ग्रेजुएट थी, फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में भी बीएससी करी, राइट। तो मेरा एक जो था वो कभी भी करेंट अफेयर्स, ठीक है, मतलब ठीक है पता हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन कभी मैंने डीप में नहीं पढ़ा करेंट अफेयर्स, योर हिस्ट्री, राइट, योर करेंट अफेयर्स, ठीक है,
इकोनॉमिक्स तो आई वॉज लाइक नील, आई डेंट नो एनीथिंग, आई डेंट नो पॉलिटिक्स, आई डेंट नो एनीथिंग, ठीक है, कुछ नहीं पता, हिस्ट्री नहीं पता, जोग्राफी नहीं पता, जोग्राफी भी नहीं पता थी, ठीक है, कौन सी जगह कहाँ है वर्ल्ड में नहीं पता था ठीक से, थोड़ा थोड़ा आइडिया था, सब चीज़ों से इतने दूर थे, तो इन सब चीज़ों को मैंने बिल्ड किया है, तो करना पड़ता है। और जिन लोगों का बिल्ड नहीं है मैं अब समझा रही हूँ, देखो अच्छे से, ठीक है, मैं उसी पर्सपेक्टिव से समझा रही हूँ कि आप लोगों को नहीं पता होगा जैसे मुझे नहीं पता था, तो आप प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, यह चीज़ आपको डेली भी हेल्प करेगी, डेली डे टू डे लाइफ में, जहाँ पे हमें चीज़ों को पता रखना चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कैश क्या है, कैश क्या है, तब क्या बोलोगे, ठीक है, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है विच इज़ वेरी इंस्टेंटेनियस। आप जाओ अभी 20 रुपये लाओ, 20 रुपये का आपको लेज़ ख़रीदना है, लेज़ ख़रीद लो जाके 20 रुपये का, अभी इंस्टेंटेनियस एक्सचेंज हो जाएगा। तो एक इंस्टेंटेनियस एक्सचेंज मीडियम होता है क्या, कैश, ठीक है। इसकी जो लिक्विडिटी होती है इट इज़ मैक्सिमम, ठीक है, लिक्विडिटी जो होती है मैक्सिमम होती है, क्लियर। व्हाट इज़ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी अगर जिसको नहीं पता है, ठीक है, तो क्या होता है देखो, जैसे कि मैं इसकी जो एक वैल्यू है मैं उसका उसका मैं लाइक मेरे पास अगर गोल्ड है, मान लो मेरे पास गोल्ड है, गोल्ड का बार है एक, ठीक है, इस गोल्ड को मैं लेके चल जाऊँ एक दुकान पे, इस गोल्ड का लेस दे दो तो दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर मैं कैश को लेके जाऊँगी, ठीक है, 20 रुपये, तो कैश दे दो भैया लेस, या ऑफ कोर्स अगर आप ऐसे देखो लॉजिकली तो हाँ शायद कोई गोल्ड लेके आपको 20 का लेस दे दे, बट एक्चुअल में इसकी कोई लिक्विडिटी नहीं है, मतलब आप इसको देकर इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं ले सकते। वेयर एज अगर आप एक 20 रुपये का नोट लेके जाओगे, ठीक है, और वो दोगे तो वो आपको दे देगा, या फिर मान लो आप यहाँ पे कोई बार्टर सिस्टम के आपने बोल दिया मैं 20 किलो चावल लाया उसके बदले मेरे को लेस दो, भैया लिक्विडिटी ही नहीं है भाई, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, तो आपको पैसा लेके जाना पड़ेगा, तो लिक्विड हो गया ये, ठीक है, लिक्विड हो गया जिसे आप खर्च कर सकते हो, है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी। तो कैश की जो होती है मैक्सिमम लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता होगा हम जब भी इकोनॉमी में देखते हैं, इकोनॉमी में चलते हैं, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, बैंक की, ठीक है। एक बैंक होता है ना, वही क्या करता है, ट्रांजैक्शंस, देखो ट्रांजैक्शंस ही होती हैं, अब ये आप कैश में कर रहे हो या किसी भी मोड में कर रहे हो तो आपको ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती है। अब इन ट्रांजैक्शंस को कोई रेगुलेट करने वाला भी चाहिए, तो उसमें किसका रोल आता है, बैंक्स का। तो बैंक्स का टॉपिक मैं कल से नेक्स्ट वीडियो से, नॉट कल से, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को लेकर आऊँगी, आज भी आ जाएगी वीडियो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में हम लोग बैंक्स को स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी में। सो आई होप आप लोग को इतना समझ आया होगा, इतना समझ आया है अच्छे से, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, अभी के अभी, और बेल आइकन दबा देना इफ़ यू वांट कि आपको जल्दी से जल्दी सारे अपडेट्स मिल जाए। पता नहीं कैसी बेल बनी है, बट बेल आइकन आप ऐसे दबा सकते हो, ठीक है, तो आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और या तो आप अब पार्ट टू में हम लोग इसके बारे में अभी कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग देयर एंड प्लीज़ गो सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।